नमस्कार, मी मिलिंद खांडेकर आणि आपण बघत आहात मुंबई तक. मुंबई तकमध्ये आपलं स्वागत आहे. काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये एक नक्सल यांच्या विरोधात एक कायदा नवीन कायदा आणण्याचा प्रस्ताव आणला. या कायद्याचं नाव आहे महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी ॲक्ट 2024. हा कायदा जो आहे आता सिलेक्ट कमिटीकडे देण्यात आला आहे. मात्र हे जेव्हा त्यांनी हा कायदा सदनासमोर ठेवला त्यावेळी त्यांनी एक असा आरोप केला की महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीच्या पूर्वी एक पूर्ण षडयंत्र करण्यात आलं किंवा भारत जोडो अभियान जी संस्था आहे त्यातले 40 जे संघटना आहे त्यांचं अर्बन नक्सल यांच्याशी संबंध आहे. तर या सगळ्या आरोपांबद्दल बोलण्यासाठी माझ्याबरोबर आहे भारत जोडो अभियानचे संयोजक योगेंद्र यादव. योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई तक में. तो योगेंद्र जी, कल जो महाराष्ट्र की विधानसभा में ये जो अर्बन नक्सल जिसको उन्होंने नाम दिया उसके खिलाफ एक कानून पेश किया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, जो कि गृह मंत्री भी है महाराष्ट्र के, तो उन्होंने दो आरोप लगाए. उन्होंने पहला आरोप ये लगाया कि 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बैठक हुई अलग अलग संगठनों की और उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि ईवीएम के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे और उसके अलावा हम खास करके उन राज्यों को टारगेट करेंगे जहां बीजेपी का शासन है. तो ये मतलब उनका कहना ये है कि ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश में बैठ के हमारे जो देश के संस्थाएं हैं उनको एक तरह से उनको बदनाम करना चाहते हैं, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं. जी मिलिंद जी, मैंने सुना, कई साथियों ने शाम को वीडियो मुझे भेजा, देखा मैंने। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हैरान हुआ। हैरान इसलिए नहीं हुआ कि पिछली विधानसभा के अंतिम सत्र में भी सरकार ने एग्ज़ैक्टली ऐसा ही विधेयक लाने की कोशिश की थी, जो कि उस वक़्त नाकाम हो गया था, विपक्ष ने विरोध किया तो सरकार ने उसे वापस ले लिया था। उस समय शायद इसका नाम ही अर्बन नक्सल विधेयक जी. इत्यादि था, तो नाम थोड़ा-सा बदल दिया गया है। लेकिन ये बहुत गहरी चिंता की बात है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में, अब कोई महाराष्ट्र इस देश का बहुत अराजकता और हिंसा का शिकार राज्य हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के लोग खुद नहीं कहेंगे, महाराष्ट्र सरकार नहीं कहेगी कि भई हमारे यहाँ इतनी बुरी स्थिति हो गई है। देश का सामान्य कानून है, हर चीज़ के लिए कानून है, देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानून है, हिंसा के खिलाफ कानून है, अराजकता फैलाने के खिलाफ कानून है। तो ऐसा क्या हो गया है कि सरकार सामान्य किसी भी कानून का इस्तेमाल किए बगैर एक नया कानून, अच्छा इस देश में सेंट्रल कानून भी है, यूएपीए भी है, ऐसे विशेष कानूनों की इस देश में कमी नहीं है। इस सब के ऊपर महाराष्ट्र सरकार को महसूस होता है कि महाराष्ट्र में स्थिति इतनी चिंताजनक है कि उन्हें एक विशेष कानून लाने की ज़रूरत है। ये आप महाराष्ट्र को जानते हैं। ये किसी भी महाराष्ट्र के व्यक्ति को समझाना कठिन हो जाएगा कि भई आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी गड़बड़ा गई है कि अब सामान्य कानूनों से काम नहीं चलेगा, एक विशेष कानून लाएँ। नक्सलिज़्म के बारे में, नक्सलवाद की जब बात होती है, लोग झारखंड का ज़िक्र करते हैं, छत्तीसगढ़ का ज़िक्र करते हैं, कुछ उड़ीसा का ज़िक्र आता है, तेलंगाना के कुछ इलाकों का ज़िक्र आता है। महाराष्ट्र इस देश का नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित एक प्रमुख राज्य है, ऐसा सामान्यतः ज़िक्र नहीं आता है, जिसके लिए एक विशेष कानून की ज़रूरत पड़ी। और याद रखिए, ये विशेष कानून बार-बार अदालतों में गए हैं, बार-बार अदालतों ने कहा है कि नहीं, इस सब की आपको ज़रूरत क्या है और इस तरह के कानून सही नहीं है। तो ये जो है पूरे देश में चिंता का विषय होना चाहिए। और मुझे लगता है मिलिंद भाई, और कुछ चक्कर हो ना हो, ले देकर ये एक किसी नए खेल की तैयारी, आप सबको याद होगा भीमा कोरेगांव केस, आपके दर्शकों को भी याद होगा। एक बताया गया कि एक घटना हुई, उस घटना के पीछे कहा गया कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो अभी तक साबित नहीं हुआ। और उस षड्यंत्र का नाम लेके देश के कुछ प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पकड़ के अंदर कर दिया गया। यहां तक कि आनंद तेलतुंबड़े को अंदर कर दिया गया, गौतम नवलखा को अंदर किया गया, भारद्वाज को अंदर किया गया, तमाम सुधा जी. लोगों को अंदर कर दिया गया, सुधा भारद्वाज को, रोमा विल्सन को, तमाम लोगों को। और बाद में पता लगा कि उनके उनके कंप्यूटर में एविडेंस प्लांट किया गया था। खैर, ये सब चीजों पे भी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन भीमा कोरेगांव का जो हुआ था,
जिसे एक षड्यंत्र की तरह दिखाया गया था, जो कि अपने आप में षड्यंत्र था। भीमा कोरेगांव का केस बनाना इस देश का बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि एक ही बार में आप बहुत लोगों को लपेटे में ले लें। फडणवीस जी का कल का बयान देख के मुझे लगा कि शायद वैसी कुछ तैयारी है, कुछ एक बड़ा तरीका, क्योंकि फडणवीस जी इस बात से बहुत परेशान रहे कि महाराष्ट्र के तमाम जन आंदोलन, और महाराष्ट्र के जन आंदोलन बहुत सघन जन आंदोलन है, पूरे देश के बहुत स्ट्रांग जन आंदोलनों का प्रदेश है। गांधीवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलन, वामपंथ के आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों का एक सघन प्रदेश है, और इससे देवेंद्र फडणवीस बहुत परेशान है। चुनाव के दौरान भी वो कह चुके थे। तो अब लगता है कि जिन लोगों से आपकी वैचारिक परेशानी है, जिनसे आपकी राजनैतिक परेशानी है, उनका राजनैतिक मुकाबला करने की बजाय कानून बना के उनको लपेटने की तैयारी चल रही है। जो किसी भी भारतीय के लिए चिंता की बात तो होनी योगेंद्र जी, जी, ये स्पेसिफिक जो आपके संगठन को पर जो आरोप उन्होंने सदन में लगाया, विधानसभा में, वो ये लगाया कि भारत जोड़ो अभियान जो है उसके 180 संगठनों में से 40 संगठन उन्होंने कहा कि ये अर्बन नक्सल संगठन है। ये उन्होंने विधानसभा में कहा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो 40 संगठन जिनको अर्बन नक्सल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आर पाटिल कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी 2012 में, उन्होंने इनको चिन्हित किया था अर्बन नक्सल के तौर पे। तो वो ये आरोप सीधे सीधे ये लगा रहे हैं कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, या ये जो भारत जोड़ो अभियान चल रहा है जो कि चुनाव में भी सक्रिय रहता है, ये इनका कहीं ना कहीं सीधा संबंध जो है अर्बन नक्सल संगठनों से है। जी, सुना मैंने। वैसे भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ो अभियान का कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। भारत जोड़ो अभियान एक स्वतंत्र अभियान है, एक जिसने इस देश के संविधान और राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए चुनावी राजनीति में दखल की है। हमने इस बार एमवीए को, महाविकास अघाड़ी को खुल के समर्थन किया। हमने राजनीति में चुनाव में भूमिका ली। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी बहुत परेशान हैं। अब परेशान होना नहीं चाहिए, किसी तरह से उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वो परेशान। 2-3 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो अभियान के 180 संगठन हैं, वैसे उनके पास सूची है, वो मुझे भिजवा दें, मेरे पास तो नहीं है। भिजवा दें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें मेरे पास पता है कि मेरे संगठन में कौन-कौन संगठन है। मेरे पास वो सूची नहीं है, आप भिजवा दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा, उसमें से कुछ संगठन हैं, उन्होंने संख्या नहीं बताई। उन्होंने जी, कहा 40 कि बताए उन्होंने, आर.आर. 40। पाटिल ने जी, जी। उन्होंने कहा कि आर.आर. पाटिल जी ने एक 40 संगठनों की लिस्ट दी थी, और लोकसभा में 2014 में 72 संगठनों की लिस्ट दी गई थी। इन दोनों लिस्टों के कुछ संगठन भारत जोड़ो अभियान में शामिल है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं जी। पूरी जिम्मेवारी से उनसे अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, आप गंभीर व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप इन संगठनों के नाम रिलीज क्यों नहीं कर देते? कीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, और अभी नहीं। फडणवीस जी ने चुनाव के वक्त भी ये कहा था, आप ये अराजकतावादी संगठन है, माओइस्ट से लिंक है, हिंसा से लिंक है। हमने तब भी बयान देके कहा था, फडणवीस जी हिम्मत है तो उन संगठनों के नाम बताएं। और मैं आज कहता हूं, आपके हिसाब से, आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं, अनुरोध करता हूं, आप सार्वजनिक जीवन में नाम रखिए। केवल ये कह देना कि कुछ संगठन है जो उस लिस्ट में से है, इस लिस्ट में है, आप नाम बताइए ना, जनता के सामने रखिए। बताइए भारत जोड़ो अभियान से क्या रिश्ता है, दिखाइए भारत जोड़ो अभियान ने कब, कौन सी, किस हिंसक अराजक गतिविधि का में भाग लिया है, समर्थन किया है, किस ऐसे संगठन का समर्थन किया है। ये आप सब जानते हैं, ये सब कवर होता है, जो कि भीमा कोरेगांव में भी हुआ था, कि ऐसा बड़ा आरोप लगाओ और फिर उसके बाद जिसको पकड़ना है उसे पकड़ दो। वो कह रहे हैं काठमांडू में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है 15 नवंबर को। महाराष्ट्र के चुनाव से 5 दिन पहले कोई काठमांडू जाके मीटिंग करेंगे संगठन। महाराष्ट्र के लिए बात तो विचित्र लग रही है, लेकिन चूंकि वो कोट कर रहे थे, तो बताएं भाई उस मीटिंग में किस किसने हिस्सा लिया, किस संगठन की मीटिंग थी, किस बैनर के तहत थी। काठमांडू शहर का नाम तो ले दिया, लेकिन जब आपके पास पूरा रेजोल्यूशन ही है तो बता ही दीजिए ना, किसने मीटिंग की थी, उसमें कौन कौन लोग उपस्थित थे, क्यों नहीं इसका जिक्र किया जाता? नहीं तो उन्होंने जो बात कही, जो काठमांडू की मीटिंग का, वो बात तो कहीं ना कहीं बाद में, जब अगर आप चुनाव नतीजों के बाद में देखिए, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जहां जीत रही है वहां ईवीएम को टारगेट किया जाएगा। और महाराष्ट्र में भी जब चुनाव के नतीजे आ गए तो हमने देखा
अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग मतलब विपक्ष ने भी इस सवाल को उठाया कि ईवीएम में ही कोई गड़बड़ी है। तो फडणवीस जी तो कहीं ना कहीं उसका संदर्भ यही दे रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला पहले ही हो चुका था। नहीं, उनका वही आरोप था, वो प्राचा जी का भी नाम ले जी। रहे थे, जिनका भारत जोड़ो अभियान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो कई लोगों का नाम ले रहे थे। उनका यही आरोप है। मैं तो कह रहा हूँ कि भई आपको पता है, तो क्यों नहीं आप ही रिलीज़ कर देते? भई आप तो वो बाकायदा उस मीटिंग का में एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ है, जिसका वो हवाला दे रहे हैं। तो आप सार्वजनिक कर दीजिए ना, बताइए फलां-फलां व्यक्ति इस मीटिंग में थे, फलां संगठन की मीटिंग थी, फलां बैनर के तहत मीटिंग हुई थी, जहाँ ये रेज़ोल्यूशन पास हुआ। आधी-अधूरी बातें क्यों कहते? मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं, मिलिंद खांडेकर के मैं जानता हूं फला-फलां चीज़ों से कई उद्योगपतियों से संबंध है, करोड़ों रुपए आते जाते रहते हैं। आप मेरे से क्या कहेंगे? कि योगेन जी ऐसी बातें करना बंद कीजिए, बोलिए ना, फिर बोलिए अगर किस उद्योगपति से लिया है, कब लिया है, क्या लिया है, बोलो, हिम्मत है तो बताओ। आप पूछेंगे ना मुझसे? यही सवाल मैं देवेंद्र फडणवीस जी से पूछता हूं। बताइए, केवल महाराष्ट्र के भारत जोड़ो अभियान में जो गांधीवादी संगठन हैं, जो समाजवादी संगठन हैं, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई करने वाले पर्यावरण के संगठन, ये संगठन आपको पसंद नहीं है देवेंद्र फडणवीस जी, मैं समझ सकता हूँ। आपकी विचारधारा इनसे मिलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। आपको परेशानी है इनसे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिससे आपको परेशानी हो, उसको आप अराजकतावादी, देश विरोधी, नक्सल, माओइस्ट, हिंसक सब बता देंगे। इसका अधिकार आपको नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे योगेंद्र यादव जी, और मैं पूरा संदर्भ दोबारा से दे देता हूं दर्शकों के लिए कि कल महाराष्ट्र की विधानसभा में एक कानून रखा गया जिसका नाम है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। ये जो यूएपीए जो कानून है उससे मिलता जुलता ही एक कानून महाराष्ट्र सरकार लाना चाहती है कि जो जैसे योगेंद्र जी ने कहा, जो अराजक गतिविधियां फैलाने वाले, जो हिंसा करने वाले, इस तरह के जो तत्व है या संगठन है, उनको रोकने के लिए कानून लाने की बात कही है। हालांकि इस कानून को सिलेक्ट कमेटी के पास उन्होंने भेज दिया है, पर जब उन्होंने ये कानून पेश किया था तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारत जोड़ो अभियान के संबंध अर्बन नक्सल से है, जिसके जवाब में योगेंद्र जी ने ये चुनौती दी है कि अगर ये नाम आपके पास है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। उन्होंने काठमांडू की भी एक बैठक का जिक्र किया था जिसमें ये कहा गया कि उस पर ऐसी साजिश रची गई, तो उस बैठक में कौन शामिल हुआ इसकी भी जानकारी उनको सार्वजनिक करना चाहिए। ये बात योगेंद्र जी ने कही है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका इस बातचीत के लिए।